वंदे मातरम साथियों। भारतीय अर्थव्यवस्था के सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा क्लास है नीति आयोग से संबंधित दो टॉपिक्स पर। नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत यानी गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा दो अभ्यास प्रश्न भी देखेंगे एमसीक्यू टाइप का। तो चलिए सबसे पहले आते हैं नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत यानी नीति आयोग किन सिद्धांतों पर कार्य करता है। तो मुख्य रूप से नीति आयोग के ये मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। उनमें से पहला आपको दिख रहा है अंत्योदय, समावेशन, गांव, जनांकिकीय लाभ, जन सहभागिता, अभिशासन, धारणीयता। इनको आप याद कर लेना, क्योंकि ये नीति आयोग के ही न सिर्फ मार्गदर्शक सिद्धांत हैं बल्कि पूरा शासन जो स्ट्रक्चर है, भारत में जो शासन की व्यवस्था चल रही है, उसमें इन सभी चीजों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होगा। तो इसलिए अंत्योदय के कॉन्सेप्ट को, इन सभी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है और इसको सरकार के स्तर पे कैसे लागू किया जाता है, इस पे कैसे फोकस किया जाता है, इन सबको आप यहाँ समझ पाएंगे। तो ये सिर्फ नीति आयोग से संबंधित टॉपिक नहीं है, बल्कि ये जो है कॉमन टॉपिक है जिसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले अंत्योदय के बारे में देखते हैं। तो नीति आयोग का दस्तावेज, ये दस्तावेज में डॉक्यूमेंट में ये सब मेंशन टर्मिनोलॉजीज हैं। तो नीति आयोग का दस्तावेज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को, अंत्योदय का एक विचार था, ये नहीं कि अपने मन से ये शब्द लिया गया, ये एक विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा 1950 के दशक में दिया गया था। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से मैं बता दूंगा। इस विचार को उद्धृत करते हुए गरीबों व पद दलितों को प्राथमिकता की बात करता है, यानी गरीबों यानी पुअर और पद दलित मतलब डाउन ट्रोडन जो भी लोग हैं उनकी प्रायोरिटी की बात करता है कि हमें सरकार के स्तर पे अंत्योदय की विचार को अपनाना चाहिए। अंत्योदय का विचार क्या है इसको मैं बताता हूं। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, 1950 के दशक में इन्होंने ये विचार दिया था। इनका दो विचार बड़ा ही महत्वपूर्ण है, एक तो अंत्योदय का विचार और दूसरा जो है एकात्म मानव दर्शन। एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय का विचार, और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। थोड़ा मैं बताता हूं। अंत्योदय का सामान्य और शाब्दिक अर्थ यह हो गया कि समाज का जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसका कल्याण होना, समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति का कल्याण करना अंत्योदय का कॉन्सेप्ट है। अब सरकार के स्तर पे अंत्योदय के विचार को कैसे अपनाया जाए, इस संदर्भ में इन्होंने ये कहा था कि सरकार में जो भी बैठे हुए लोग हैं वो इस विचार को समझें कि किस तरह से समाज का जो गरीब से गरीब वर्ग है उनके द्वारा बनाई गई नीतियों से उसको कैसे फायदा होता है। इस बात को समझ पाए। सरकार के स्तर पे इन्होंने ये कहा, सरकार के अधिकारियों को या मंत्रियों को ये इन्होंने संदेश दिया कि उनके द्वारा बनाई गई नीतियां समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करती हैं, ये आपको ध्यान रखना है और ये प्रयास करना है कि उनके लिए लाभदायक हो। ये अंत्योदय का एक सामान्य विचार हुआ। इसके संदर्भ में इन्होंने ये भी बताया था कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का भारतीयकरण करना जरूरी है, तभी अंत्योदय का विचार जो है वास्तव में लागू हो पाएगा। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का भारतीयकरण करना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अगर हम भारतीयकरण, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि अंग्रेज जब आए, अंग्रेजों के आने से पहले पूरी एक व्यवस्था चल रही थी, आर्थिक व्यवस्था चल रही थी, बहुत ही समृद्ध भारतीय अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट एक यहां था। तो उसी अवस्था में फिर से अर्थव्यवस्था को ले जाना, यानी कि मशीनीकरण के ये एक तरह से विरोधी ही थे। मशीनीकरण का इन्होंने समर्थन नहीं किया। इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था जो काम करनी चाहिए वो कुटीर उद्योगों के आधार पर काम करनी चाहिए, मशीनीकरण के आधार पर नहीं। मशीनीकरण से सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि इससे रोजगार कम हो जाता है और उत्पादन बढ़ जाता है। ठीक है, रोजगार कम होगा, उत्पादन बढ़ेगा। अब उस बढ़े हुए उत्पादन को खपत करने के लिए जो देश हैं वो विदेशी बाजार खोजेंगे। इस तरह से साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, इन सबको एक तरह से सपोर्ट मिल जाएगा। तो इन्होंने मशीनीकरण को साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के संदर्भ में मशीनीकरण का विरोध किया। साथ ही साथ इनको लगा कि संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था का भारतीयकरण किया जाएगा, तभी जो अंत्योदय के विचार को अपनाया जा सकेगा। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट इनका है एकात्म मानवतावाद का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या है, इसके संदर्भ में इन्होंने कहा कि पूरा जो एक समाज है, एक वृहद समाज, ठीक है, समष्टि जीवन इन्होंने कहा। तो समष्टि जीवन का कोई भी एक अंग, समष्टि जीवन का कोई भी एक अंग, कोई एक समुदाय या कोई एक व्यक्ति अगर मान लो कि पीड़ित रहता है, सपोज करो कि ये पूरा एक समाज है, समाज का एक अंग जो है, कुछ लोग जो है गरीब हैं, कुछ लोग क्या हैं, गरीब हैं। तो ये कुछ जो गरीब लोग हैं, चूंकि
पूरी समष्टि व्यवस्था के ही एक पार्ट हैं। ये व्यष्टि जो है ये समष्टि का ही क्या है, पार्ट है। तो ये पूरी व्यवस्था को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। इन्होंने यहां तक कहा कि ये वास्तव में सिर्फ पूरी व्यवस्था को ही डिस्टर्ब नहीं करेगा, बल्कि एक विराट पुरुष, आप जानते हैं कि हमारे संस्कृति में विराट पुरुष का एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, संपूर्ण मानवता या फिर परमेश्वर को विराट पुरुष कहा जाता है। तो वास्तव में एक गरीब व्यक्ति या समाज का कोई एक वर्ग जो गरीब रह गया, कमजोर रह गया, वो संपूर्ण विराट पुरुष को, संपूर्ण समाज को डिस्टर्ब कर देगा, विकलांग कर देगा। तो इसीलिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति का क्या किया जाए, उत्थान किया जाए, यानी अंत्योदय। इस अंत्योदय से क्या होगा, एकात्म मानवतावाद होगा, जनित होगा, ठीक है, यानी सबका विकास ही जो है वास्तव में कल्याण का रास्ता है। वर्तमान में जो सरकारें चल रही हैं, आपको सरकार जो चल रही है केंद्र में, वो इनके विचारों से निश्चित तौर पे प्रभावित, प्रेरित होगी, क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड है वो आरएसएस का बैकग्राउंड है। आरएसएस के संगठनकर्ता थे। भारतीय जनसंघ एक पार्टी रही थी भारतीय जनता पार्टी से पहले, भारतीय जनसंघ। तो भारतीय जनसंघ के भी प्रमुख नेता थे, संस्थापक सदस्य में से ये थे। तो चलिए अपने टॉपिक पे फिर से आ जाते हैं। तो अंत्योदय का विचार नीति आयोग के डॉक्यूमेंट में लिया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना भी एक गवर्नमेंट की चल रही है। आगे आते हैं इसी में। इस दस्तावेज के अनुसार विकास अपूर्ण वो अर्थहीन है यदि यह मुख्य धारा से सबसे दूर खड़े व्यक्ति का स्पर्श नहीं करता। यानी मुख्य धारा से जो मेन स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम से दूर खड़ा व्यक्ति, उसको अगर स्पर्श नहीं कर पा रहा है विकास, तो विकास बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। गरीबी से भयानक और दुखदाई दूसरी कोई चीज हो नहीं सकती है। ये कवि तिरुवल्लुवर ने ये लाइन कहा था, बड़ा अच्छा पॉइंट है कि गरीबी से भयानक और दुखदाई कोई चीज हो नहीं सकती। गरीब कहते किसको हैं, जो सामान्य आवश्यकताएं हैं आपके जीवन के लिए, उसकी अगर पूर्ति नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो उससे बहुत ज्यादा समस्याएं होंगी। आर्थिक समस्या होगी, आर्थिक समस्या से जुड़ा सामाजिक समस्या है, राजनीतिक समस्या है, अनेक तरह की समस्याएं हैं, ठीक है। तो इससे बड़ा कोई ये नहीं हो सकता है। इन कवि का ये एक प्रतिमा लगाया गया है, इस संदर्भ में मैंने ये फोटो लगा दिया यहाँ। ये कन्याकुमारी में विवेकानंद जी का जो स्मारक है उसी के आसपास इसको भी लगाया गया है। और ये 133 फीट ऊंचा ये एक प्रतिमा है, 133 फीट ऊंचा प्रतिमा, ठीक है। और 133 ही इसलिए है क्योंकि इनकी एक किताब है। एक्चुअली इनका जो संदेश देने का तरीका था, जनता को जागरूक करने का जो तरीका था, वो कविताओं के द्वारा छोटी छोटी कविताएं लिखते थे। ये एक तरह से नीतिपरक कविताएं होती थी। तो इन्होंने किताब लिखा है तिरुकल्लूर, ऐसे करके कुछ नाम है, तिरुकल्लूर, ये किताब का नाम है, इनके कविता संग्रह का। इसमें 133 अध्याय हैं, चैप्टर्स हैं। तो इसी के आधार पे 133 फीट की मूर्ति जो है बनाई गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समावेशन, नीति आयोग का जो दूसरा एक मार्गदर्शक सिद्धांत है, उसमें दूसरा क्या आ जाता है, समावेशन, यानी इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, इंक्लूड करना विकास की प्रक्रिया में, और विकास का जो आउटकम होगा उसमें सभी जो है इंक्लूड रहें। तो असुरक्षित व सीमांत यानी वल्नरेबल और मार्जिनलाइज्ड वर्गों का सशक्तिकरण, तब पहचान आधारित हर प्रकार का जो भेदभाव है उसको खत्म करना। जैसे पहचान आधारित भेदभाव क्या है, लिंग के आधार पर लोगों की पहचान होती है, क्षेत्र जाति के आधार पर पहचान होती है, इन सब का निराकरण करना। तो यहां से यहां तक ये समावेशन है, असुरक्षित व सीमांत वर्गों का सशक्तिकरण। समावेशन का एक ये कह सकते हैं गुणधर्म स्वभाव हुआ। दूसरी बात, जो पहचान आधारित जो भी भेदभाव के प्रकार हो सकते हैं उन सब का भी निराकरण, ये समावेशन है। तो इस समावेशन को भी मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में नीति आयोग ने लिया है। इसके अलावा गांव को लिया है, यानी कि विकास प्रक्रिया से गांव को जोड़ना और गांव का उपयोग विकास के लिए करना, दोनों बातें हैं। एक विकास का फायदा गांव को मिले और गांव से विकास की प्रक्रिया आगे बढ़े, दोनों बातें। दूसरी बात है जनांकिकीय लाभ। जनांकिकीय लाभ का मतलब ये होता है कि जो आपकी जनसंख्या है, जनसंख्या से कितना आप लाभ उठा सकते हैं। खास करके जनसंख्या का वर्ग, अगर अधिकतम वर्ग जो है वो मतलब युवकों की है, ठीक है, जवान जनसंख्या है, तो उसका ज्यादा फायदा हो सकता है। तो भारत इस स्थिति में, मतलब भारत इस दृष्टिकोण से अच्छी स्थिति में है, तो इसी को जनांकिकीय लाभ की स्थिति कहते हैं, ठीक है, कि हमारी अधिकतर जनसंख्या जो है युवा जनसंख्या है। शिक्षा, कौशल विकास व सशक्तिकरण के माध्यम से इन युवा जनसंख्या को क्या किया जा सकता है, तो भारत के लोगों की क्षमता का उपयोग किया जा सकता है, उन्हें आजीविका यानी लाइवलीहुड का अवसर उपलब्ध करवाया जा सकता है। इससे जनांकिकीय लाभ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि जनसंख्या का
अधिकतम वर्ग अगर युवा है तो उनको शिक्षा, कौशल विकास, सशक्तिकरण आदि के माध्यम से उनकी क्षमताओं का उपयोग कर पाएंगे, उनके लिए भी आजीविका का अवसर उपलब्ध करवा पाएंगे। ये दृष्टिकोण है नीति आयोग का। इसके अलावा जन सहभागिता, पीपल्स पार्टिसिपेशन किसी भी व्यवस्था के लिए ये तो बहुत आवश्यक होता ही है, ये हमारी प्राचीन परंपरा भी रही है। ठीक है, नीति आयोग ने भी इसको बहुत ही महत्व दिया है। तो जागृत और सहभागी नागरिकों को सुशासन का वास्तविक चालक बनाने के लिए, गुड गवर्नेंस का वास्तविक चालक बनाने के लिए जन सहभागिता आवश्यक है। इसके लिए एक तो यहाँ के लोग जो हैं उनका जन सहभागिता किया जाए, क्योंकि कोई भी व्यवस्था जोर जबरदस्ती से तो नहीं चल सकता है। लोग जो है जागरूक हों, लोग शासन व्यवस्था में सहभागी बने, तभी तो शासन चल सकता है ना। तो लोगों का पार्टिसिपेशन की बात की गई है और गुड गवर्नेंस के लिए अच्छा एक पॉइंट माना जा रहा है। इसके अलावा जो अप्रवासी भारतीय हैं, जो भारत में रह नहीं रहे, भारत के ही नागरिक, उनको भी विकास की प्रक्रिया में शामिल करना और उनका जो भू आर्थिक और भू राजनीतिक उनकी जो शक्ति है, विदेशों में रहने के कारण उन्होंने जो वहां काम किया है, उसका उस शक्ति का उपयोग भी विकास की प्रक्रिया के लिए करना। इसके अलावा अभिशासन यानी गवर्नेंस के संदर्भ में तो मैंने बताया कि गुड गवर्नेंस की बात करी जा रही है। तो देखिए, एक उत्तरदायी, तत्पर, उद्देश्यपरक अभिशासन की स्थापना करी जानी चाहिए और इसके लिए एक कॉन्सेप्ट अपनाया गया है, उसको कहते हैं लागत से उत्पादन से परिणाम, यानी कि आउटले टू आउटपुट टू आउटकम। इस टॉपिक पे हम लोगों ने बात वैसे पहले भी कर लिया था, फिर से एक बार बात करने का मौका मिल रहा है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूं। देखिए, आउटले का मतलब हुआ लागत, ठीक है, यानी कि जो भी आपने इनपुट डाला वो लागत हो गया। उसके अलावा जो भी स्कीम्स है, उन स्कीम का जो है अपना क्या होगा कि एक आउटपुट होगा, ठीक है। उसके बाद उसका जो है यानी कि उसमें जो भी एफर्ट लगाएंगे उत्पादन, उसके बाद उसका एक परिणाम निकलेगा। तो अभी ये फोकस किया जा रहा है कि सिर्फ यही फोकस ना कर दिया जाए कि कोई भी हमने योजना चलाई और इस योजना का जो है उसका क्या इफेक्ट बढ़ा, इफेक्ट नहीं, उसका एग्जैक्ट परिणाम क्या होता है, इस बात पे फोकस किया जा रहा है। उसके लिए एक अलग से जो है, इसके लिए एक अलग से स्कीम की भी बात हम लोगों ने किया था, OOMF, यानी कि इसका मतलब हुआ आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क। और ये फ्रेमवर्क रिलेटेड था DMEO से, यानी कि विकास प्रबोधन व मूल्यांकन कार्यालय, विकास प्रबोधन व मूल्यांकन कार्यालय। इस पे हम लोग ने क्लास कर लिया है, तो वहां से जाके इसको आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो अभिशासन को भी, और अभिशासन में भी इस तरह की स्कीम को शामिल करके अभिशासन को और बेहतर से बेहतर बनाने पे फोकस नीति आयोग का है। इसके अलावा धारणीयता यानी सस्टेनेबिलिटी, इसका मतलब क्या हुआ? सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि विकास की प्रक्रिया जो है वो सस्टेनेबल रहे, यानी कि जो विकास की प्रक्रिया वो सतत चलती रहे। सतत विकास भी इसको कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, ठीक है। और विकास का जो फायदा हमें अभी मिल रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी विकास का वो फायदा लगातार मिलता रहे। ये कैसे हो पाएगा? तो ये तब हो पाएगा जब विकास की प्रक्रिया से पर्यावरण को न्यूनतम हानि हो, या हानि हो ही ना। हमारे प्राचीन समय में, या हमारा परंपरागत जो सनातन एक पद्धति है, उसमें इस बात को बहुत फोकस किया जाता था, बहुत ज्यादा फोकस किया जाता था। और अभी आप देखेंगे इस विकास की सो कॉल्ड प्रक्रिया के कारण हमारी पूरी व्यवस्था जो है, सनातन व्यवस्था, डिस्टर्ब हो चुकी है। लोग खुद ही अपने दुश्मन बन चुके हैं। लेकिन हमारी प्राचीन व्यवस्था ज्यादा नहीं, मात्र 30-40 साल पहले, मैं तो कहता हूं 1991 के पहले, आजादी के पहले भी, अंग्रेजों के पहले, जैसे जैसे आप पीछे जाओगे वैसे वैसे आप देखोगे कि हमारी जो सनातन व्यवस्था थी बहुत ही उत्कृष्ट स्तर पर थी। घर के आगे में नीम का पेड़ लगाना, घर के आंगन में तुलसी लगाना, उस तुलसी का भी उपयोग होगा, उस नीम का भी उपयोग होगा। कोरोना के टाइम में लोगों ने इस बात को और बेहतरीन तरीके से देखा। इसके अलावा जो भी चीज उपयोगी है, प्रकृति ने बहुत सारी उपयोगी चीजों को हमें दिया है। इनफैक्ट सभी चीजें उपयोगी हैं, लेकिन मानव के लिए जितना न्यूनतम उपयोगी सामान है, उन सब का मनुष्य उपयोग जानता था। गांव-गांव का व्यक्ति उसका उपयोग जानता था और उसका उपयोग हम लोग करते थे। और स्थिति यह थी कि हमारे विकास से हमारे पास बहुत ज्यादा धन संपदा थी। अगर हमारे पास धन संपदा ना रहती तो विदेशी सब हमें लूटने के लिए क्यों आते उतने दूर दूर से? बहुत ज्यादा धन संपदा थी। लेकिन इस धन संपदा को अर्जित करने के क्रम में, यानी वास्तविक विकास के क्रम में, हमने पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाई। अनफॉर्चुनेटली हम जैसे से आगे बढ़ते चले गए, मध्यकाल में भी स्थिति गड़बड़ हुई, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद तो बहुत ज्यादा स्थिति गड़बड़ हुई। आजादी के बाद और ज्यादा स्थिति गड़बड़ हुई। 1991 के बाद और ज्यादा स्थिति गड़बड़ हुई। और आज स्थिति यह है कि कहीं भी हम किसी बड़े शहर में
सांस लेने के लिए अच्छी हवा तक उपलब्ध नहीं है। जबकि हवा जो है ना, हवा ये बेसिक चीज होता है, पवन वायु जो है सबसे बेसिक चीज होता है आपको जीने के लिए। पंचमहाभूत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व ये है वायु। यही नहीं होगा तो आप कैसे सांस ले पाएंगे? स्वच्छ हवा में सांस नहीं लेंगे तो हजार तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। तो वो समस्याएं हो रही हैं। नीति आयोग ने इस बात को फोकस फिर से किया है कि विकास की प्रक्रिया कुछ इस तरह की हो ताकि हमारी जो पर्यावरण के प्रति हमारी जो प्राचीन सम्मान देने की परंपरा है वो कायम रह सके। ठीक ना? अब ये तो देखना है कि नीति आयोग इसके लिए क्या विशेष कर पाता है, लेकिन चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नीति आयोग की संरचना पे बात करेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है नीति आयोग की संरचना। ठीक है, और ये सब जितने भी नोट्स आपके सामने दिख रहे हैं इसको मैंने खुद अपने हाथों से लिख लिख के इसको बनाया है। 100% ऑथेंटिक है। इसके लिए कई सारे स्रोतों का इस्तेमाल किया गया है, सरकारी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है ना? वैसे आधार के रूप में रमेश सिंह की किताब के आधार को मैंने लिया है, लेकिन सिर्फ उसी के आधार पे नोट्स नहीं है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को इसमें देखा गया है। जो मूल किताब जिसकी मैंने बात की उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां भी हैं, गलतियां भी हैं, उसको मैंने हटाया है वहां से, और जो ऑथेंटिक चीज हो सकता था वो आपके सामने रखा है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होएगा, क्योंकि मूल किताब में कहीं कई बार कुछ और मिल जाएगा, यहाँ कुछ और मिल जाएगा। तो जो यहाँ है उस पर आप 100% विश्वास कर सकते हैं। चलिए नीति आयोग के स्ट्रक्चर पे बात करते हैं कि नीति आयोग है क्या। ये ऑर्गेनाइजेशन है ना, एक संस्था है। इस संस्था का अपना स्ट्रक्चर होगा, इसमें अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, और जो जो कुछ होंगे उन सब के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण पद तो अध्यक्ष का ही है, और अध्यक्ष जो है वो कौन होते हैं? पीएम, प्रधानमंत्री। योजना आयोग में भी हमने देखा था कि योजना आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। ये प्रधानमंत्री जो है ये पदेन अध्यक्ष हुए। पदेन अध्यक्ष का मतलब क्या हुआ? इसको अंग्रेजी में कहते हैं डी फैक्टो चेयरमैन। डी फैक्टो चेयरमैन का मतलब ये होता है सामान्यतया कि किसी पद पे रहने के कारण आपको कोई पद मिलता है तो उसको डी फैक्टो चेयरमैन कहते हैं। इसमें एक विशेष बात होती है ये डी फैक्टो के लिए कि ये नीति आयोग की संरचना के ये पार्ट हुए, मतलब नीति आयोग के ये भाग हुए, और ये वास्तविक एक तरह से अध्यक्ष हुए। जरूरी नहीं है कि नीति आयोग की अध्यक्षता ये करें। कई बार जो है अध्यक्षता ये नहीं करके इनके द्वारा जो नामित व्यक्ति है वो अध्यक्षता कर लेता है। ठीक है, लेकिन वास्तविक अध्यक्ष यही हुए। एक होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, जैसे उपराष्ट्रपति राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। उसका मतलब है एक्स ऑफिशियो, मतलब वो ऑफिस से बाहर के व्यक्ति हैं। उनको अध्यक्षता करना तो है लेकिन ऑफिस के बाहर के हैं। ये ऑफिस के अंदर के ही हुए एक तरह से। ठीक है, तो ये दोनों बेसिक एक अंतर है, इस बात को आप समझना। और ये भी याद रखना कि नीति आयोग के प्रधानमंत्री अगर अध्यक्ष होते हैं तो डी फैक्टो होते हैं, एक्स ऑफिशियो नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें परिषद यानी काउंसिल, तो प्रशासनिक परिषद, गवर्निंग काउंसिल, और क्षेत्रीय परिषद यानी रीजनल काउंसिल। ठीक है, इन सब का विस्तार आगे हम देखेंगे। इसके अलावा इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, उनको स्पेशल इन्वाइटीज ही कहा जाता है। मेंबर्स इसमें टर्म नहीं लगा हुआ है, तो जो है वही लिखा है यहाँ। पूर्णकालीन सांगठनिक ढांचा यानी फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क जो होता है उसमें होते हैं उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरमैन होते हैं, सदस्य मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स 3 कैटेगरी के होते हैं, तीनों के बारे में लिख दूंगा। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और सचिवालय इसमें होता है। ठीक है, सदस्य जो इसमें होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक जो होते हैं पूर्णकालिक लिख लेते हैं, कालिक, दोनों वर्ड वैसे यूज होता है, पूर्णकालिक। दूसरे इसमें होते हैं अंशकालिक, यानी कि फुल टाइम मेंबर्स, पार्ट टाइम मेंबर्स, और फिर पदेन यानी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। ये तीनों आपको आगे विस्तार से मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। अब इसमें नेक्स्ट एक ढांचा है प्रशासी या संचालन परिषद यानी गवर्निंग काउंसिल। ठीक है, गवर्निंग काउंसिल के बारे में अब हम देखेंगे। ये पीछे जो आपने देखा है गवर्निंग काउंसिल, ये वाला। अब इसके बारे में देखते हैं गवर्निंग काउंसिल में क्या क्या है, सदस्य कौन कौन से होते हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री होते हैं। सभी राज्यों व विधानसभा वाले यूटीज यानी यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश, जो टर्म नहीं लिखा हुआ है वो बाद में भी आप नोट्स में शामिल कर सकते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश, तो सभी राज्यों व विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, यानी कि सभी राज्य तो इसमें आ ही गए। चलो ठीक है, यहां तक। विधानसभा वाले कितने यूटीज हैं ये बताइए आप लोग, मैं बता देता हूं। विधानसभा वाले 3 यूटी हैं, एक दिल्ली है, पुडुचेरी है, और जम्मू कश्मीर है। ठीक है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। अब इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि जो जम्मू कश्मीर है उसमें मुख्यमंत्री अभी नहीं है, लेकिन दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री तब आ जाएंगे।
जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री हो सकता है, विधानसभा हो सकता है, विधानसभा है भी, लेकिन जम्मू कश्मीर के बारे में यह है कि जम्मू कश्मीर के बारे में आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को यहां अनुच्छेद 370 जो था, आर्टिकल 370 जो था, इसको निरस्त कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद यहां मुख्यमंत्री बन सकता था, लेकिन मुख्यमंत्री बना नहीं, चूंकि यहां 2018 से ही राष्ट्रपति शासन था, तो अभी भी इसमें राष्ट्रपति शासन ही है। ठीक है जी, तो जब इसमें मुख्यमंत्री हो जाएगा तो मुख्यमंत्री इस प्रशासकीय परिषद में आएगा। अन्य यूटीज के उपराज्यपाल, एलजीज, इस संदर्भ में भी आपको जानना चाहिए कि जितने भी यूटीज हैं, तो यूटीज का जो प्रशासन होता है, यूटीज का प्रशासन जो होता है उसमें मोटे तौर पे 2, लेकिन वास्तव में 3 कैटेगरीज होते हैं उनके प्रशासकों का। एक जो एलजी संभालता है, ठीक है, मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं यहां, एक तरह से राज्यपाल जैसा कुछ चीज। तो एक तो एलजी होता है, एक होता है प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर्स, और नेक्स्ट होता है मुख्य आयुक्त। लेकिन मुख्य आयुक्त अभी कहीं है नहीं, इसीलिए जितने भी यूटीज हैं सब जगह आपको एलजी या फिर प्रशासक मिलेंगे। देखिए एलजी कहां कहां है ये एक बार देख लेते हैं। तो दिल्ली, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, इन 5 यूटीज में दिल्ली, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन 5 जगहों में आपको एलजी मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको दिल्ली और पुडुचेरी एक साथ याद कर लो, इसके अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक साथ याद कर लो, और अंडमान निकोबार अलग से याद कर लो। तो करने का मतलब इस तरह से 5 को आप याद कर लेना। प्रशासक कहाँ कहाँ होते, तो जो बाकी शेष बच गए, ठीक है, कुल मिला के 9 है, तो बाकी जो शेष बच गए वो प्रशासक वहां होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। तो चंडीगढ़, दमन दीव, दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप, दमन दीव और दादर और नगर हवेली के एक ही प्रशासक होते हैं, और पंजाब का जो राज्यपाल होगा वही चंडीगढ़ का जो है प्रशासक हो जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखना। चलिए, तो इसमें प्रशासकीय परिषद या संचालन परिषद, गवर्निंग काउंसिल में जो सदस्य हैं उसमें फिर पदेन सदस्य होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर। किसको कहते हैं एक्स ऑफिशियो, उसको आगे आप देखेंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी होते हैं, नीति आयोग का पूर्णकालीन सदस्य और विशेष आमंत्रित स्पेशल इन्वाइटीज। ये सब जो है प्रशासी या फिर इसको कई बार शासी भी बोला जाता है, क्योंकि हिंदी को लेकर आप जानते ही हैं कि सरकारी स्तर पे ही गड़बड़ियां की जाती हैं, तो इसीलिए यहां भी वैसे एग्जैक्ट होना चाहिए प्रशासकीय परिषद। ठीक है, लेकिन शासी परिषद भी कहीं लिखा होगा। संचालन ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, ये भी सही है, वास्तव में तो यही सही है, लेकिन अब ऐसे नॉर्मली लिखा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए कि यहाँ जो है शासी परिषद की 7वीं बैठक हुई थी 7 अगस्त 2022 को। ये करंट अफेयर्स हो गया, लेकिन चूंकि इससे रिलेटेड है इसलिए एक बार हमें इसको देख लेना चाहिए, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। तो देखिए, नीति आयोग की संचालन परिषद, गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक, ये 7 अगस्त 2022। कोविड महामारी के कारण जो 6ठी बैठक हुई थी वो वर्चुअल हुई थी, यानी इंटरनेट के माध्यम से हुई थी। 7वीं बैठक सशरीर हुई है, मतलब सभी लोग उपस्थित हुए थे। इसमें देख लीजिए आप, 23 मुख्यमंत्री, 3 उपराज्यपाल, प्रशासक, केंद्रीय मंत्री, इन सब लोगों ने भाग लिया। देखिए यहाँ उपराज्यपाल और प्रशासक ये सब टर्म्स आ रहे हैं, ये 23 मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री ने इस संदर्भ में जो कहा वो महत्वपूर्ण है, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, और इससे ये भी पता चलेगा कि ये जो संचालन परिषद है, प्रशासकीय परिषद है, ये कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए यहाँ प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की आजादी के 75 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जितने भी राज्य के मुख्य सचिव हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं, वो एक साथ मिले हैं और राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उन पे मिलके एक साथ मिल करके विचार विमर्श कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। इस वर्ष नीति आयोग की जो संचालन परिषद, गवर्निंग काउंसिल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण काउंसिल है। समझ जाओ कि नीति आयोग का यही धड़कन है, यही जान है। इसमें 4 प्रमुख एजेंडे थे। महत्वपूर्ण बात है, चारों को देखते हैं। पहला मुद्दा था फसल विविधीकरण, तिलहन, दलहन व अन्य कृषि उपजों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, बहुत महत्वपूर्ण। दूसरी बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्कूल और उच्च शिक्षा में कैसे लागू करना, कैसे उसका इंप्लीमेंट करना है, और शहरी शासन। ये 4 मुद्दे जो है महत्वपूर्ण थे। नीति आयोग के संचालन परिषद के लिए 4 मुद्दे महत्वपूर्ण थे। तो समझ जाइए कि हम सबके लिए 4 मुद्दे महत्वपूर्ण हो गए, एग्जाम वालों के लिए भी महत्वपूर्ण हो गए, है ना। तो नीति आयोग के संचालन परिषद में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, ये अगर सवाल नहीं भी पूछा जाता है तो कई बार क्या होता है कि सवाल इस तरह का कुछ पूछ लिया जाता है, या सवाल इस तरह का कुछ पूछ लिया जाएगा। यहां से एक सवाल बन जाएगा, मान लो
अब तुम सोचोगे कि कहां से सवाल बन गया। अरे भाई, इस पे जो है गवर्निंग काउंसिल में अगर इस पे विचार विमर्श किया गया है, ढंग से इस पे डिस्कशन किया गया है, तो राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा हो गया, सवाल पूछा जाएगा वहां से। मान लो शहरी शासन पे ही सवाल पूछ लिया गया कि शहरी शासन क्या है और इसके विषय में सरकार की क्या रणनीति है, बस यही सवाल हो गया, इसका जवाब दीजिए। ठीक है, इकोनॉमी का एक सवाल हो गया। सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्कूली स्तर पे और उच्च शिक्षा स्तर पर लागू करने के लिए क्या क्या कर रही है, एक सवाल हो गया। सरकार कृषि उपजों के संदर्भ में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या गंभीर है, इसके लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा करें, हो गया सवाल। तो इसी तरह का सवाल बनता है। मेंस का सवाल बहुत ही आसान होता है, बशर्ते आपको पता हो कि देश दुनिया में क्या क्या चल रहा है, सरकार किन मुद्दों पे फोकस कर रही है, उन जो महत्वपूर्ण मुद्दों पे फोकस कर रही है वो आपको तैयार कर लेना, बस मेंस का क्वेश्चन आपका आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स पे अच्छा फोकस करना पड़ता है। पीएम ने 2023 में भारत के G20 अध्यक्षता के बारे में भी बात की, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। करंट अफेयर्स अभी मैं करवा नहीं रहा हूं, तो आप लोगों को खुद से करना है। पहले मैं निर्माण IAS और अनअकैडमी पे जो मैं क्लास ले रहा था तो मैं करंट अफेयर्स करवा रहा था, तो आप लोगों को खुद से करना है। लेकिन तरीका मैंने आप लोगों को बताया है कि बार बार कि किन तरीकों को अपनाना है, कौन कौन से टॉपिक करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण होते हैं, वो आपको समझना होगा। चलिए, G20 की अध्यक्षता थोड़ा सा मैं बता देता हूँ G20 की अध्यक्षता के बारे में। देखिए, 2023 का जो G20 का बैठक जो होगा उसकी अध्यक्षता भारत करेगा। 2022 में यह बैठक जो है इंडोनेशिया में हुई थी, तो दिसंबर 2022 में यह बैठक इंडोनेशिया में हुई है और दिसंबर 2022 में ही भारत को G20 की अध्यक्षता सौंप दी गई है। मतलब कुल मिला के 1 साल तक एक देश जो है अध्यक्ष रहता है। तो अभी से लेकर के 2023 तक जब भारत जो है वो आयोजन करेगा तब तक अध्यक्ष रहेगा। तो ये आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो लगभग दिसंबर 2023 में ही किया जाएगा, दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है। एक टर्म इससे रिलेटेड है वो आपको जानना चाहिए। 2023 का G20 ट्राइको मतलब 3, तो G20 ट्राइको 2023 का G20 ट्राइको 2023 का इसमें कौन कौन से देश रहेंगे, कौन कौन से देश रहेंगे। इसमें होता क्या है कि जो करंट अध्यक्ष है वो, जो पिछला अध्यक्ष था वो, और जो आने वाले सत्र का अध्यक्ष होगा वो, इन 3 देशों को मिला के कहते हैं G20 ट्राइको। तो 2023 का कह लीजिए, अभी का ही कह लीजिए, चूंकि भारत अध्यक्ष तो बन ही चुका है, तो एक तो भारत हो गया। मैंने बताया 2022 की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने किया था, तो इंडोनेशिया हो गया। और अगला जो है 2024 वाला वो ब्राजील करेगा। तो इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील, ये 3 जो है G20 ट्राइको हैं। ठीक है, ये इसलिए किया जाता है ताकि G20 का जो ढांचा है वो ढंग से काम करते रहे, एक खास एजेंडे के तहत वो काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे, उसमें कोई गैप ना आए। ठीक है, तो ये 3 देश महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस दृष्टिकोण से। चलिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से अधिकतम संभव लाभ प्राप्त करने के लिए राज्यों में G20 के लिए एक समर्पित टीम होनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात है। नीति आयोग का जो पूरा फंक्शन है या सरकार का वर्तमान का जो सोच है उसमें राज्यों को भी बार बार शामिल होने की बात करी जाती है। उसी संदर्भ में ये है। इन सब बातों को जब समझेंगे तभी मेंस में इन सब चीजों का रिफ्लेक्शन होगा, मेंस के एग्जाम में, आपके राइटिंग में। ठीक है, और उसी के आधार पे आपको एग्जाम में नंबर मिलते हैं, विद्वता के आधार पे नहीं, विजन के आधार पे। गवर्नमेंट के विजन के साथ साथ जब आप चलोगे, आपकी लेखनी गवर्नमेंट के विजन के अकॉर्डिंग जब हो जाएगी तो एग्जाम में नंबर मिलेगा। अगर आपका विजन गवर्नमेंट के सोच के अनुरूप नहीं है, गवर्नमेंट के विजन के अनुरूप नहीं है, तो गवर्नमेंट अपनी टीम में आपको क्यों शामिल करेगी, यानी आपको क्यों प्रशासक बनाएगी, नहीं बनाएगी। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो विजन है वो गवर्नमेंट के विजन के अनुसार होना चाहिए। सरकार राज्यों को फोकस कर रही है, सरकार पंचायतों को फोकस कर रही है, सरकार किस चीज को फोकस कर रही है, इस तरह के विजन पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, बच्चे क्या सोचते हैं कि बहुत सारा फैक्ट याद कर लेंगे और उसको एकदम उल्टी कर देंगे जाके एग्जाम में। उस उल्टी का कोई फायदा नहीं होगा, बिल्कुल कोई फायदा नहीं होगा, नंबर नहीं मिलेगा। यूपीएससी में तभी आपको नंबर मिल सकता है जब आपका विजन गवर्नमेंट के विजन से मैच करे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बारे में बात करते हुए विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने कहा कि G20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक महान अवसर है, बड़ी जिम्मेदारी है। G20 के इतिहास में पहली बार है कि न केवल दिल्ली में बल्कि हर राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में G20 बैठक की मेजबानी भारत करेगा। ये बड़ी बात है। अब कैसे इसमें ये क्या होगा वो हम आगे ही देख पाएंगे। प्रधानमंत्री ने एक और बात कहा कि प्रत्येक राज्य को दुनिया भर में हर भारतीय मिशन के माध्यम से, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है डियर स्टूडेंट्स, मेंस के लिए विशेष करके, पीटी के लिए भी, लेकिन मेंस के लिए विशेष करके, कि प्रत्येक राज्य को क्या करना चाहिए, दुनिया भर में भारत के जितने भी मिशन है उसके माध्यम से 3T
यानी 3T का मतलब है ट्रेड, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यानी कि हर एक राज्य अपने राज्य में, हर एक राज्य सरकार अपने राज्य में ट्रेड को बढ़ावा दे, इंटरनेशनल स्तर पे टूरिज्म को बढ़ावा दे, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे। बड़ा महत्वपूर्ण बात है। कई बार यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है डायरेक्टली, या फिर इन सब चीजों का इस्तेमाल एग्जाम में किया जा सकता है। ठीक है। उन्होंने कहा कि राज्यों को आयात कम, निर्यात बढ़ाने, इसके लिए हर राज्य में अवसरों की तलाश करने। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आयात कम से कम राज्य करे, निर्यात ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करे, और हर राज्य में अवसर जो अपॉर्चुनिटीज जो है उसको तलाश करने पे फोकस करना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमें यह प्रयास करना चाहिए कि स्थानीय सामानों का उपयोग करने के लिए राज्य प्रेरित करें अपने लोगों को, या हम खुद भी, हमारा भी एक्चुअली ये कर्तव्य होना चाहिए। मैं तो स्थानीय अर्थव्यवस्था का बड़ा समर्थक हूं। मेरी जो अर्थव्यवस्था की जो समझ है वो ये कहती है कि अगर हम ग्रामीण स्तर पे फिर से, जो पंडित जी ने पीछे अभी कहा था, मैंने एक जो डिस्कशन आपके साथ किया था, कि वास्तव में अगर हमें भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है, लोगों को रोजगार देना है, सुख संपत्ति और संपदा यहां लाना है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को आप मजबूत कर दीजिए। ग्रामीण स्तर पे उत्पादन हो, ग्रामीण स्तर पे उपभोग हो, अधिकतम उत्पादन उपभोग ग्रामीण स्तर पे हो। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, लेकिन सरकार का भी लगभग यही मत है। सरकार भी कई सालों से वोकल फॉर लोकल की बात करती है, यानी कि लोकल चीजों के प्रति वोकल हो जाओ, आवाज उठाओ, उसके प्रति एक्टिव हो जाओ। ये होना ही चाहिए, है ना। लेकिन इससे क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो व्यापार करने वाली कंपनियां हैं वो प्रभावित होती हैं। तो सरकारें भी उनके अगेंस्ट नहीं चल सकती है, लेकिन एक नागरिक होने के नाते हम तो ऐसा कर सकते हैं। मेरे दिमाग में जब इस बात को लेकर क्लैरिटी हुई, तो दिल्ली में जब मैं उस समय था, तो मैंने एक बात सोच लिया कि मुझे जो है दूध, पैकेट वाला दूध नहीं लेना है। मुझे लगा कि अगर मैं एक पैकेट वाला दूध लेता हूं, 1 लीटर लेता हूं, तो 2 पैकेट अगर लेना पड़ा, वो 2 पैकेट रोज में जनरेट कर रहा हूं, तो पर्यावरण का कितना बड़ा मैं नुकसान कर रहा हूं। और साथ ही साथ वो जो दूध है कब पैक किया गया, कब पी रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं। स्वास्थ्य के लिए कितना नुकसानदायक होगा। फिर पाउडर का दूध रहता है, उसी को किसी तरह से बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आसपास जो है, जो दूध उत्पादन करने वाले लोग हैं, किसान हैं, डायरेक्टली उनसे संपर्क करूं। मैंने फिर संपर्क करना स्टार्ट किया। दिल्ली के मुखर्जी नगर के आसपास एक गांव है, वहां मुझे दूध मिल गया, और थोड़ा सर्च करने पे फिर देसी गाय का दूध मिल गया। फिर मैंने उसको लेना स्टार्ट किया। मुझे लगा कि चलो, मैं प्लास्टिक उत्पन्न करने से तो मैं तो बच पाया, क्योंकि एक प्लास्टिक को मैंने अगर उत्पन्न कर दिया, दूध को मैंने यूज किया और प्लास्टिक की थैली को बाहर फेंका गया, वो मेरे मरने के 500 साल के बाद भी वो प्लास्टिक का इस धरती पर रहेगा। तो धरती माता का कितना नुकसान हम कर रहे हैं। फिर जब मैं दूध अगर किसी एक किसान से 1 लीटर डेली लेना स्टार्ट करता हूं, तो उसके लिए कितना बड़ा रोजगार का अवसर उत्पन्न हो गया। हर एक व्यक्ति अगर इसी तरह का सोच रखने लगे तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। फिर मान लो कि गुजरात से अगर वो दूध मेरे घर तक आ रहा है, तो कितना ज्यादा जो है प्रदूषण उत्पन्न कर रहा है। प्लास्टिक बनाने के दौरान कितना प्रदूषण उत्पन्न हुआ। तो सरकार का भी ये मानना है कि वोकल फॉर लोकल, लोकल चीजों के प्रति हमें क्या होना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा। गवर्नमेंट को भी इस चीज को बढ़ावा देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग नीति आयोग में थे, और अभी तक हम लोगों ने जो है नीति आयोग का जो प्रशासी परिषद था, यानी गवर्निंग काउंसिल था, वो देख लिया। एक दूसरा परिषद है, उसको कहते हैं क्षेत्रीय परिषद, यानी रीजनल काउंसिल। बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको भी देखते हैं। इनका गठन एक से अधिक राज्यों व क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले विशिष्ट मुद्दों के समाधान के लिए किया जाता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में मान लो किसी मुद्दे को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट है या कुछ है, तो एक स्पेसिफिक टेन्योर के लिए, एक विशिष्ट या निश्चित कार्यकाल के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाएगा, और इसको बुलाया जाएगा, आहूत इसको किया जाएगा, कन्वीन किया जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है। और क्षेत्रीय परिषदें आयोग में नियोजन राज्य स्तर पर, यह भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो ये छूट रहा था। नीति आयोग में नियोजन राज्य स्तर से शुरू होगा। अच्छा, एक बात अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि क्या भारत अभी नियोजित अर्थव्यवस्था वाला राज्य है, राष्ट्र है, या फिर क्या है, या नियोजन को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, तो ध्यान रखना, नीति आयोग की स्थापना होने के बाद भी केंद्र स्तर पे नियोजन तो नहीं हो रहा है, लेकिन राज्य स्तर पे आज भी नियोजन का कार्य हो रहा है, और उस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है। तो आयोग में नियोजन राज्य स्तर से शुरू होगा, जिसमें प्रधानमंत्री के द्वारा आहूत क्षेत्रीय परिषदें प्राथमिकता के क्षेत्रों को चिन्हित करेंगी। ठीक है। तो नियोजन के लिए भी ये क्षेत्रीय परिषदें जिम्मेदार होंगी। इसमें जो संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, कई राज्यों को मिलाकर किस तरह का क्षेत्रीय परिषद बनाया जाएगा,
तो संबद्ध क्षेत्र के मुख्यमंत्री होंगे, केंद्र शासित प्रदेश अगर है तो उसके उपराज्यपाल, ये सब शामिल होंगे सदस्य के रूप में। ठीक है, अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे या उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति है, उनका जो नॉमिनी है वो करेगा। ठीक है, मतलब उनका एक तरह से प्रतिनिधि जो है वो करेगा। ये क्लियर है। अभी तक हम लोगों ने जो है परिषद के संदर्भ में प्रशासकीय परिषद और क्षेत्रीय परिषद को देख लिया। नीति आयोग की संरचना के संदर्भ में नेक्स्ट जो है वो है विशेष आमंत्रित। ये कौन होते हैं? तो देखिए, इसके अंतर्गत विशेष पर सुविज्ञता प्राप्त, मतलब किसी विषय का खास जानकार कोई व्यक्ति है, विशेषज्ञ है, स्पेशलाइज्ड कोई व्यक्ति है, तो वैसे व्यक्तियों को प्रधानमंत्री के द्वारा इसमें नियुक्त किया जाएगा। उसको स्पेशल इन्वाइटीज कहते हैं। ये तो हो गया। अब है पूर्णकालीन संगठित ढांचा। ये पीछे जो आपने देखा था, ये तो मान लो कि विशेष आमंत्रित लोग हैं या फिर क्षेत्रीय परिषदें वगैरह हैं। अब पूरा का पूरा इसका संगठन का ढांचा क्या है नीति आयोग का, उसको देखते हैं। ये महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इसमें एक मिनट यहां। अब इसके उपाध्यक्ष के कौन है? तो उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, महत्वपूर्ण बात है। और कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कई बार एग्जाम में सवाल यहां से पूछा जाएगा। सदस्य, पूर्णकालीन सदस्य जो होते हैं वो राज्य मंत्री के पद के समकक्ष होते हैं, पूर्णकालीन सदस्य। एक और बात है कि उपाध्यक्ष अभी ये हैं। ठीक है, इनका नाम है सुमन बेरी। ये एक अर्थशास्त्री हैं, रेनाउंड अर्थशास्त्री हैं सुमन बेरी। इनको जो है अभी उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके पहले कौन थे? इसके पहले जो है राजीव कुमार थे, और राजीव कुमार के पहले अरविंद पनगढ़िया थे। तो नीति आयोग का जो पहला उपाध्यक्ष है उसका नाम है अरविंद पनगढ़िया, दूसरा व्यक्ति है राजीव कुमार, और तीसरा ये सुमन बेरी है। ठीक है, तीनों का नाम ध्यान में आपको रखना है। अंशकालीन सदस्य यानी कि अंशकालिक सदस्य यानी पार्ट टाइम मेंबर्स, इसमें मैक्सिमम 2 पार्ट टाइम मेंबर्स हो सकते हैं। शीर्ष विश्वविद्यालय, विद्यालय लिख दिया गया है विश्व, यूनिवर्सिटीज, तो टॉप के यूनिवर्सिटीज, शोध संस्थाओं आदि से पदेन सदस्य के रूप में चक्रीय आधार पर नियुक्त होंगे। जो टॉप के इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं वहां से, नेशनल इंटरनेशनल, फिर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वहां से पदेन के रूप में, यानी एक्स ऑफिशियो के रूप में। एक्स ऑफिशियो का मतलब मैंने बताया कि एक्स ऑफिशियो जो होता है वो भी उस खास पद पे रहने के कारण होता है, बट ये ऑफिस से बाहर का व्यक्ति होता है। यानी कि जो अंशकालीन सदस्य होगा वो नीति आयोग के ऑफिशियल ढांचे में नहीं है, नीति आयोग के ऑफिशियल ढांचे से बाहर का व्यक्ति है, लेकिन उसको सदस्य बनाया गया, उससे काम लिया गया, बात खत्म। ठीक है, लेकिन जो डिफैक्टो है वो उस ऑफिस का मेंबर माना जाता है। यही दोनों में अंतर है। तो चक्रीय आधार पर यानी कि चेंज होते रहेगा। इसके अलावा पदेन सदस्य जो होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को कहते हैं। इसमें अधिकतम 4 होते हैं। ये प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रिपरिषद से नामित किए जाते हैं। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ जो होता है, ये प्रधानमंत्री के द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त भारत सरकार के सचिव पद के समकक्ष होता है। सचिवालय आवश्यकता अनुसार, सचिवालय के बारे में अभी तो ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आवश्यकता अनुसार स्थापित किया जा सकता है। अब चलिए हम लोग जो है 2 अभ्यास प्रश्नों की तरफ चलते हैं। 2 एमसीक्यू आपके सामने है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन दोनों एमसीक्यू का सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, कल का क्लास जो होगा, नेक्स्ट क्लास जो होगा, उसमें मैं इन दोनों क्वेश्चन को लगा के इसका आंसर बता दूंगा। लेकिन अगर आपने वीडियो ढंग से देखा है तो निश्चित तौर पे आप इसका सही आंसर कर पाओगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो अध्यक्ष यानी चेयरमैन होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के डी फैक्टो अध्यक्ष या चेयरमैन होते हैं। दोनों का एग्जाम्पल मैंने दे दिया है। नीति आयोग के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट को पढ़िए। यह सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। इसका गठन संसद के द्वारा पारित एक अधिनियम से किया गया था। यह बॉटम अप अप्रोच पे कार्य करता है। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे जो ढंग से वीडियोस को देख रहे हैं, तैयारी के मोड में हैं, वो देंगे सही। वंदे मातरम आईएएस ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इससे आप लोग जुड़ जाएं। व्हाट्सएप ग्रुप एक बनाया गया है, ये पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, 249 मात्र। इसमें आप दे करके इसमें आप जुड़ सकते हैं। और जब तक ये क्लास चलेगा, ठीक है, क्लास के बाद भी आप इससे जुड़े रह सकते हैं। इस पे जो भी पीडीएफ है वो आपको मिल जाता है। और कोई भी अगर डाउट हो क्लास के रिगार्डिंग तो आप फोन करके मैसेज करके आप कर सकते हैं। इसके लिए एक अलग से सेशन भी डिजाइन किया जा सकता है। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इस पे आप मैसेज करेंगे अपने नाम और पूरे डिटेल के साथ। इसमें जुड़ना है ये बताएंगे, इतना पे करने के बाद आपको जोड़ दिया जाएगा इस ग्रुप में। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद।